अच्छा, आज हमारा लेक्चर जो है वो ऑब्जेक्ट डिज़ाइन को ही हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं और उसी के ऊपर है। और उसमें साथ साथ हम सीखेंगे कि जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स। तो पैटर्न्स तो फ़िलहाल हम अगर हमें टाइम मिल गया तो बाद में हम कवर कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये जो 9 प्रिंसिपल्स है ग्रेस्ट के, ये आपने सही अंडरस्टैंड करने हैं अपने डिज़ाइन करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी हमें पता लग गई है। ऑपरेशन कॉन्टेक्ट में हमने उनके अगेंस्ट कॉन्टेक्ट लिखे हुए थे। यूएमएल वर्सेस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। अगर आपको यूएमएल का नॉलेज है और डिज़ाइन प्रिंसिपल का नहीं है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा देखेंगे। और अभी तक हमारे ऑब्जेक्ट डिज़ाइन के अंदर इनपुट्स क्या थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे और आउटपुट हमें या कौन से हमारे आर्टिफैक्ट्स एंड पे बनेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन डिज़ाइन जो है वो, और फिर जो प्रिंसिपल्स है इनको आज हमने डिस्कस करना है। तो डिज़ाइनिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ की टू गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। यस, क्वेश्चन है सर स्क्रीन शेयर करें ना। अच्छा अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था। ठीक है, अब आ गई है। जी सर आ गई है। ठीक ठीक, शेयर हो गई है। अच्छा, डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो की पॉइंट जो इसके अंदर है, अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, वो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आपने आई होप के अपना जो असाइनमेंट्स है फुल एड्रेस के बाद एसएसडीज बनाना और ऑपरेशन कॉन्टैक्ट बनाना, उस पर भी आपने काम स्टार्ट किया होगा। तो आई एज्यूम के इस स्टेज के ऊपर आपने कम से कम किसी कुछ जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपने लिखे हुए। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके, वो असल में वो जो कॉन्टैक्ट्स है वही आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सिस्टम इवेंट्स के, राइट। तो उनको सही तरीके से आप अंडरस्टैंड करोगे तो वहाँ से आपका बेस स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का। लर्न टू अप्लाई 5 नहीं बल्कि 9 ऑफ द, ठीक है। जो ये 5 मैंने इसलिए लिखा था कि एक करंट लेक्चर के अंदर हम पहले ये था कि सिर्फ 5 हम कवर करते थे। तो 9 जो ग्रेस प्रिंसिपल्स है उनको हमने अंडरस्टैंड करना है और उनको फिर अप्लाई भी करना है, ठीक है। असल काम वो है कि आप करेक्ट प्रिंसिपल को जहाँ पे वो एप्लीकेबल होता है उसको वहाँ पे अप्लाई करें। Deciding what methods belong where and how objects should interact carries consequences and should be undertaken seriously. कौन सा मेथड कहाँ पे रखना है, कल भी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था सीजीपीए से रिलेटेड। तो अगर आप उसको गलत जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रख लोगे तो उसके फिर consequences होंगे, यानी कि उसके फिर काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स या वर्क अराउंड आपको करने पड़ेंगे। लिहाजा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही अंडरस्टैंड करके उसको अपने रिलेवेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर रखना होता है। अच्छा, यूएमएल वर्सेस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। यूएमएल इज सिंपली अ स्टैंडर्ड विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये एक टूल है, ये असल में वो नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में जो असल डिज़ाइन आप बना रहे होते हो वो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स वगैरह चाहिए होते हैं या वो स्किल्स जो है उसमें से ये एक स्किल्स है, जस्ट एक टूल है, ठीक है। कि आपको एक टूल आता है, यूएमएल टूल भी आपको आता है और आप अपना नॉलेज जो है इस टूल के थ्रू कैप्चर कर रहे होते हो। नोइंग इट्स डिटेल डज नॉट टीच यू हाउ टू थिंक इन ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको यूएमएल आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छा ऑब्जेक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल्स, पैटर्न, ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। देयर इज़ ए वेल नोन पेपर फ्राम 86 टाइटल नो सिल्वर बुलेट बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ब्रूक्स। इसमें टेक्स्ट को चले छोड़ दें, लेकिन ये इस पेपर का इसकी यानी कि अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस तरह अगर रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं तो कोई ऐसा सिल्वर बुलेट एग्जिस्ट नहीं करता जिससे आप चिविंटी को भी मारें, जिससे आप परिंदों को भी मारें और इंसानों को भी और शहरों को भी और पूरे मुल्कों को भी मार सके, राइट। तो इस तरह की कोई सिल्वर बुलेट एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हर एक के लिए
उसके रिलेवेंट बुलेट जो है वो आपने यूज़ करना होता है, राइट। तो सेम गोज़ विथ सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर में भी ये नहीं है कि आप हर सॉफ्टवेयर के लिए हर किस्म के जो यानी कि एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स है या स्टैंडर्ड पैटर्न्स है, बस उनको हर जगह पे अप्लाई करें और आपका अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। असल में आपने हर सॉफ्टवेयर के नेचर को देख के वहाँ पे जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो सकते हैं वो अप्लाई करने होते हैं, और जो पैटर्न्स वहाँ पे लगते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स वो अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। तो हर पैटर्न हर जगह पे यूज़ नहीं हो सकता, हर प्रिंसिपल भी हर जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका इस पूरे ये तकरीबन कोई 4-5 पेजेस का रिसर्च पेपर है। बेहतर है आप इसको नेट पे देख के इसको पढ़ लें, ठीक है। ये बड़ा अच्छा था और ये बड़ा मशहूर हुआ था, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के नेचर को बताता है कि सॉफ्टवेयर का जो नेचर इटसेल्फ है उसको हर हर सॉफ्टवेयर दूसरे से डिफरेंट है, और इवन हर डेवलपर जो है वो उसको दूसरे से डिफरेंट बनाता है। यानी कि अगर आपको खुद आइडिया हो गया होगा कि आपको जब असाइनमेंट मिलता है प्रोग्रामिंग का, तो आपने हर बंदे ने अपने तरीके से प्रोग्रामिंग की होती है। कोई वेरिएबल ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, कंप्यूटेशन कम उनका होता है, कोई कंप्यूटेशन एफिशिएंट होती है उनकी, लेकिन कंप्यूटेशन भी उनकी एफिशिएंट होती है और वेरिएबल भी वो कम यूज़ कर लेते हैं। तो जो एंड परफॉर्मेंस वाला कोड होता है वो किसी किसी का ठीक होता है और बाकियों का सही नहीं होता, जबकि प्रॉब्लम एक है, ठीक है। तो हर किसी का अपना एल्गोरिथम होता है। तो अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो मे भी कि वो आप बड़ा सबसे बेस्ट बना ले, मे भी आप जो है उसको एवरेज लेवल पे बनाए, मे भी कि आप बड़ा वर्स्ट किस्म का सॉफ्टवेयर बनाएं। तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि उसका जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट होता है अगर आपने अच्छा नहीं बनाया। और अगर आपने अच्छा बना दिया तो वो स्केलेबल होगा, वो मेंटेनेबल होगा, वो रिलायबल होगा, ठीक है। वो कस्टमर उससे हमेशा खुश होगा और उसको हमेशा यूज़ करेगा। रिसेंटली मैंने खुद एक एग्जांपल देखा है सॉफ्टवेयर का कि हमने उसको एक कंपनी ने उसको रिवेम किए, तो जो पुराना बना हुआ था वो उससे ज़्यादा खुश थे। वो कहते हैं हमें ये जो नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ आपने रिवेम करके कर दी है, हम इसको नहीं यूज़ करना चाहते, जो हम ऑलरेडी पिछले वाले से यूज़ टू है और वो हमारे सारे काम वगैरह कर रहा है, अच्छा बना हुआ है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू में उन्होंने ओल्ड के ऊपर ही कर दिया कि हम आइंदा भी वही यूज़ करेंगे। तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, कि अगर आप उनको अच्छा बना लेते हैं तो बेशक टेक्नोलॉजी पूरी हो जाए और नए नए रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें आ जाती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इस तरह के परफॉर्मेंस से रिलेटेड, लेकिन अगर पहले से जो चीज़ बनी हुई है अगर वो अच्छी बनी हुई है तो वो अपने आप को सर्वाइव करती है, ठीक है। तो जितना आपका अच्छा सॉफ्टवेयर बना होगा उतना वो ज़्यादा टाइम के लिए वो चलेगा। तो ये आर्टिकल आप जस्ट पढ़ लें कि सॉफ्टवेयर के नेचर में या ऑब्जेक्ट डिज़ाइन जो है वो कौन सा अच्छा होता है और कैसे अच्छा बनता है। द क्रिटिकल डिज़ाइनिंग टूल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ ए माइंड वेल एजुकेटेड इन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। जितना आपने अब ये देखें आपका बिल्कुल स्टार्ट है, ठीक है। अब और भी बेशुमार प्रिंसिपल्स और पैटर्न जो है वो देखोगे फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ये नहीं है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बस यही है, ठीक है। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स लोगों ने बनाए हुए हैं, प्रिंसिपल्स भी बेशुमार हैं, ठीक है। लेकिन हम वो वाला फिलहाल फोकस कर रहे हैं जो आपको एक हेड स्टार्ट दे सके, ठीक है। तो आपने इनको कम से कम साथ साथ लर्न करते रहना है। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने रजिस्टर के ऊपर ये जितने प्रिंसिपल्स आप साथ साथ सीख रहे हैं इनको प्रॉपर नंबरिंग दें, और आपको एट द एंड आप मुझे कम से कम काउंट बता दें कि सर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके साथ हमने ये 15 या 20 जो ये प्रिंसिपल्स है ये मुझे समझ आ गए और इनको मैं अप्लाई कर सकता हूँ हर जगह पे। तो यूएमएल जो है वो जस्ट एक विजुअल मॉडलिंग टूल है, ठीक है। ये आपका स्किल्स, ये आपको आपके वो स्किल्स नहीं है कि आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सके। ऑब्जेक्ट डिज़ाइन एग्जांपल इनपुट्स एक्टिविटीज़ एंड आउटपुट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसमें टू अंडरस्टैंड हाउ द एनालिसिस आर्टिफैक्ट्स रिलेट टू ऑब्जेक्ट डिज़ाइन, to design in an iterative method we should be aware of what's being done prior activities। तो हमें पता है कि इससे पहले हमने क्या किया है, राइट। हमने कॉन्ट्रैक्ट तक हर चीज़ आइडेंटिफाई कर दी है। कोई क्वेश्चन है? यस, ये माइक शायद किसी का ऑन है। अच्छा, तो प्रेयर एक्टिविटीज़ हमारे क्या है
कौन कौन से हमने आर्टिफैक्ट तैयार किए हुए हैं इस वक्त तक, तो ऑलरेडी आपको पता है कि ऑपरेशन कॉन्टेक्ट और पैकेज डायग्राम तक हमने कर दिए, यानी कि डिज़ाइनिंग का जो पहला आर्टिफैक्ट था लॉजिकल आर्किटेक्चर को कैप्चर करने के लिए, वो हमारा यूएमएल पैकेज डायग्राम था। तो वहाँ तक हमने चीज़ें बनाई हुई है। हाउ डू थिंग्स रिलेट, अब ये जो आर्टिफैक्ट्स है ये आपस में एक दूसरे के साथ किस, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ प्रियर आर्टिफैक्ट्स, यूज केसेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग, तो उसके जो अल्टरनेट सिनेरियोज है ना, अब उनको भी आपने डिजाइनिंग के वक्त कवर करना होता है। अच्छा, अल्टरनेट सिनेरियो अगर ये है तो इसको मैं अपने ऑब्जेक्ट डिजाइनिंग में कैसे कवर करूँगा, तो उनका आपके ऑब्जेक्ट डिज़ाइन के ऊपर। अब वैसे तो आप स्टार्ट करते हैं जो ऑपरेशन आपने आइडेंटिफाई किए ऑपरेशन कॉन्टेक्ट के अंदर, राइट, तो उसी से आप स्टार्ट लेते हैं। लेकिन सिर्फ इसकी जो फर्दर डिटेल है वो आपने यूज़ केसेस में भी जाके उसके जो मैक्सिमम डिटेल है, जिस तरह अदर रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, तो उनको जहन में रख के फिर आपने डिज़ाइन करना होता है। तो आपके प्रीवियस जो बने हुए आर्टिफैक्ट्स है, हर एक का किसी न किसी लेवल तक आपके ऑब्जेक्ट डिज़ाइन पे असर होता है। अच्छा, मैं मेरे ख्याल में ना इसको वो कर दूं, सेट कर दूं। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं तो तब आप ना माइक ऑन करें, अदरवाइज माइक को ऑफ रखा करें, ठीक है, ताकि लेक्चर जो है उसमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। अच्छा, हाउ मच डिज़ाइन मॉडलिंग टू डू एंड हाउ, तो ये अभी हमारा नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। कितने हमने और फर्दर ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना है, किन डायग्राम्स को या किन आर्टिफैक्ट्स को बनाना है और कैसे करना है, तो उसके लिए अब हम जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है वो बिल्डअप कर रहे हैं। व्हाट्स द आउटपुट, और एंड पे आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। तो ये एक ओवरऑल डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे टॉप पे डोमेन मॉडल है, और वो आपके डिज़ाइन मॉडल को, ये यहाँ पे यूज़ केस मॉडल का मतलब है एनालिसिस मॉडल, ठीक है। तो मेनली यानी कि एनालिसिस मॉडल है जिसमें आपने यूज़ केस डायग्राम बनाया था, उसके मेन सक्सेस सिनेरियो का आपने ये देखा हुआ था, राइट। उसमें फिर आपने ऑपरेशन कॉन्टेक्ट, ऑपरेशंस आपने इंटर आइटम वगैरह आइडेंटिफाई किए थे, ये बल्कि यहाँ से हम SSDs और SSDs के बाद हमने सिस्टम ऑपरेशन आइडेंटिफाई किए थे। तो ये एक बर्ड व्यू है आपके ओवरऑल एनालिसिस एक्टिविटीज़ का, और ये आपका कंसेप्चुअल डायग्राम था, और इन सारों के इनपुट आ रही है किसमें, आपके ऑब्जेक्ट डिज़ाइन के अंदर। ऑब्जेक्ट डिज़ाइन में आपने इंटर आइटम को स्टार्ट कर दिए, और आपने कहा कि रजिस्टर का एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर मैं ये मेथड इम्प्लीमेंट करूँगा, और रजिस्टर का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से आईडी के बेस के ऊपर, आइटम आईडी के बेस पे उसका डिस्क्रिप्शन लेके आएगा, और फिर उसको ऐड लाइन आइटम में ऐड कर देगा, जो सेल है उसके अंदर उसको ऐड करेगा, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट होगा। तो आप साथ साथ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप या मैसेजेस के थ्रू, मेथड्स के थ्रू आप असाइन कर रहे होते हो, और इसी से फिर बाद में आपका क्या बनता है सीक्वेंस डायग्राम से। इसको हमने सीक्वेंस डायग्राम कहा था, ये लास्ट लेक्चर हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, राइट। तो फर्दर भी हम बड़े डिटेल के साथ इसको कवर करेंगे, इसके नोटेशन सब कुछ हर चीज़। तो अब इस सीक्वेंस डायग्राम से, या इसको ट्रैक्शन डायग्राम भी कहते हैं, इससे फिर हमने क्लास डायग्राम बनाना है, ये देखें स्टैटिक मॉडलिंग करनी है, तो वो हमने उसको देख लिया था। तो ये ओवरऑल हमारे वो है ऑब्जेक्ट डिज़ाइनिंग के आर्टिफैक्ट से जो यूज़ होते हैं, और जो हमने बनाने हैं, और जो एंड हमारा रिजल्ट बनेगा। तो यूज़ केस टेक्स्ट डिफाइंस द विजिबल बिहेवियर दैट द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मस्ट सपोर्ट, तो वो हमें पता लगी है। मेन सक्सेस और अल्टरनेट सिनारियो में हमने सारे आइडेंटिफाई कर दिए थे। सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन डिफाइन द नॉन फंक्शनल गोल्स, जो आपके क्वालिटी ऑफ सर्विस के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ऑपरेटेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी, सपोर्टेबिलिटी, ये सारे IL ITY प्लस सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो वो हमने सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन में जो सेक्शन था, ये एक अलग डॉक्यूमेंट भी बनाया था, और ये यूज़ केस के अंदर एक सेक्शन भी था, तो वहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया हुआ था। तो उधर से भी हमने देखना है कि हमने डिज़ाइन कैसे करना है, ताकि वो परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, वो सारे नीड जो है वो पूरे हो जाए। SSD से हमें क्या, आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑपरेशंस, तो वहाँ से हमने ऑपरेशन आइडेंटिफाई कर दिए थे ये, और वो फिर उसके अगेंस्ट हमने कॉन्टेक्ट लिखा था। अगर किसी ऑपरेशन का हमने एब्रीविएशंस या शॉर्ट नेम यूज़ किए थे तो उसको हमने ग्लोसरी में डिफाइन किया था। और फिर ऑपरेशन कॉन्टेक्ट जो है, क्लेरिफाई व्हाट द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मस्ट अचीव इन ए
सिस्टम ऑपरेशन। तो ये हमारे पास प्री रिक्विजिट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब ये सारे हमारे जाएंगे इस ऑब्जेक्ट डिज़ाइन के लिए। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट डिज़ाइंस? तो वी कैन फॉलो ऑन ईदर ऑफ द फॉलोइंग। स्टार्ट इमीडिएटली कोडिंग। स्टार्ट ये तो हमने देख लिया था, राइट। कोड, ड्रा इन, देन कोड, और या कोड या जस्ट ड्रा, राइट। वो हमने डेवलपर्स के वो लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। तो इसी तरीके से आप जब आप डिज़ाइन फेज में जा रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट कोडिंग डायरेक्टली, या ये कि आप यूएमएल मॉडलिंग बनाए, प्रॉपर ऑब्जेक्ट डिज़ाइन बनाए और उसके बाद उसको कोड करें। या एक अल्टरनेट अप्रोच जो हमने पढ़ा हुआ था, स्टार्ट विद अनदर मॉडलिंग टेक्निक सच एज क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोलैबोरेशन कार्ड्स, राइट, जो लास्ट में क्वेश्चन है कोई? सर द सेटिंग चेंज की पर बार हम रिमूव की सर अच्छा। की बार बार क्लास मूव कर रहा है सर, क्लास सेटिंग चेंज अच्छा, कर देंगे काइंडली। ठीक है, मैं एक कर देता हूँ। ये इस स्टेज पे आके भी अगर आप मेच्योर नहीं बनते तो बड़े अफसोस की बात है। ये कहाँ से था? मीटिंग के अंदर ही था ना। इसके अंदर ऑप्शंस में था, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लूँ। हाँ नहीं, ये उसमें था। चले, अब जो है ना कोई आपको रिमूव नहीं करेगा। बैक टू द लेक्चर। जो पढ़ना नहीं चाहते वो इस तरह की हरकतें करते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है कोई स्टूडेंट्स होंगे जो इस तरह के सोच रहे होंगे कि, और या आपके साथ ये मजाक का टाइम नहीं होता, ये सीरियस टाइम होता है। तो मजाक जो है वो आप दूसरे ओकेजन्स के लिए छोड़ दिया करें। इस टाइम पे आपका भी फोकस होना चाहिए कि मैं ख़ुद भी सीखूं, और मेरे अगर मेरा दोस्त है तो वो लेक्चर को सीख ले, ना के बाद में उसको 1-2 घंटे दोबारा लगाने पड़े और फिर सीखे। और मैं ख़ुद भी मैं तो खुद सीखने नहीं चाहता, लेकिन अपने दोस्तों को भी मैं डिस्टर्ब कर लेता हूँ। तो आपको पता होगा कि कौन आपके साथ इस तरह वो कर रहा है। मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर इसको मैं देख लूँगा कि लॉग्स वगैरह से कौन ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, तो वो फिर पता लग जाएगा उसका। तो फिर पेनल्टी, कौन करता वो होता फिर तो सर मैं भी वो फिर पेनल्टी भी उसको मिलेगी अगर मैं इसको ट्रैक करूँगा ना। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है, ये आपको मैंने बताया था पैकेज डायग्राम के अंदर कि उसमें एक था पैकेज आप लाजमी हर सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, और वो था लॉगिंग का। लॉगिंग क्या करता है कि वो हर स्टूडेंट के हर एक्टिविटी, हर एक्शन को आप लॉग फाइल में रिकॉर्ड करते होते हैं। किसने किस डेट एंड टाइम के ऊपर कौन सा एक्शन किस प्रिविलेजेस वगैरह के साथ परफॉर्म कर दिए, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। लेकिन ये है कि मेरे पास वो उसको टाइम देना पड़ेगा कि जाके उन लॉग्स को मैं देखूं कि किसने क्या किए। तो बहरहाल चले हम बैक टू द लेक्चर। व्हाट आर एक्टिविटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट डिज़ाइन? तो ये 3 तरीके हमने देख लिए। ऑल अप्रोचेज आर स्किलफुल डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सन। हर एक के लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है वो हर बंदे का अपनी मर्ज़ी है, और उसके स्किल्स का लेवल जो है वो डिटरमाइन करता है। बट द ओवरऑल अप्रोच टू doing the object oriented design modeling will be based on the metaphor of responsibility driven design। ये जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले के आगे डिज़ाइन कर रहे हैं ना, ऑपरेशन कॉन्टेक्ट से ऑपरेशन एक ले के आगे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं RDD, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन डिज़ाइन। तो ये यूजुअली अप्रोच है हमारा, यानी CRC पे हम नहीं जाते, हम RDD वगैरह के ऊपर यूजुअली जा रहे होते हैं। वी अप्लाई वेरियस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स, और हम ग्रेस अप्लाई करते हैं।
गैंग ऑफ 4 के डिज़ाइन पैटर्न। ये 24 पैटर्न्स हैं। 1994 में ये 3 ऑथर्स थे, उन्होंने बुक लिखा हुआ है और उन्हें बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये डिज़ाइन पैटर्न लिखे हुए हैं और आज भी ये यूज़ हो रहे हैं। यानी कि तकरीबन कितने साल हो गए, 26 ईयर्स हो गए और अभी तक इनके लिखे हुए जो डिज़ाइन पैटर्न्स है वो लोग बड़े बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इनसे सॉफ्टवेयर जो है वो बड़े ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो हमारे इसमें लेक्चर के स्कोप में ये सारा नहीं है। आप सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन जो आपका सब्जेक्ट है शायद उसके अंदर ये बड़े डिटेल से आप कवर करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर हमें टाइम मिला तो मैं आपको 2-4 जो ज़्यादा कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स है वो आपको करा दूंगा विद कोडिंग। तो असल जो है वो आपने ये 2 स्किल जो है ये लर्न करने हैं। ग्रेस्प, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल, जिसमें 9 हम इसके अंदर कवर करेंगे और इसके अलावा बाकी जो है वो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। थिंकिंग अबाउट हाउ टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स, और ये भी आपने सोचना है कि कहाँ पे एसोसिएशन की ज़रूरत है। 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर डिपेंडेंसी है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे डिपेंड, तो वो डिपेंडेंसी किस तरह की होनी चाहिए। वो डिपेंडेंसी वाला रिलेशन है, इनहेरिटेंस का होना चाहिए, एसोसिएशन होगा, एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो अगर आप एसोसिएशन चाहिए होता है और आप उसको खामखा एग्रीगेशन बना लेते हो तो आप मेमोरी की इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करोगे, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के लिए वो ऑब्जेक्ट दूसरे को यूज़ करना चाहता था तो उसी वक्त पे वो बन जाता, इनिशियलाइज हो जाता और वो अपनी सर्विसेज लेके फिर डिस्ट्रॉय हो जाता। गार्बेज कलेक्टर उसको क्लेम कर लेता या आप खुद उसको नल सेट कर लेते, तो इससे आपकी मेमोरी की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होती। लेकिन एक ऑब्जेक्ट ने एक ख़ास रेयर सिनारियो में बहुत कम यूज़ होना है और आपने उसको क्लास लेवल के ऊपर इनिशियलाइज़ कर दिया या आप उसने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज़ कर दिया, आपने उसको एग्रीगेट या आपने उसको कंपोजिशन का रिलेशनशिप बना दिए, तो अब वो यूज़ हो नहीं रहा और आपने खामखा मेमोरी जो है उससे ऑक्यूपाई की हुई है, एक्टिव रेफरेंस है उसका। तो आपने इन चीज़ों को सोचना होता है, ठीक है, कि थिंकिंग अबाउट हाउ टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो आपने ऑब्जेक्ट्स का दूसरे ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंसेस, उसको हम तो बस डायरेक्टली बस न्यू का कीवर्ड किसी भी जगह यूज़ कर लेते हैं, तो ये ऐसे यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप जब भी कोडिंग करेंगे तो आपने सोचना है कि न्यू का कीवर्ड किस स्कोप के अंदर होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर के स्कोप में या क्लास के स्कोप के अंदर होना चाहिए या किसी मेथड के अंदर होना चाहिए, या ये इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप हो, या ये जो है दूसरी क्लास से इसको पैरामीटर के तौर पे पास हो, या सेटर गेटर को यूज़ करके मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग गेट करूँ और फिर यूज़ करूँ और फिर छोड़ दूँ उसको, राइट। तो ये हर एक के अपने कॉन्सिक्वेंसेस और प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आपके जब उसका जो यूज़ होता है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा होना चाहिए। तो जितना आप उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करेंगे उतना आपका जो रैम है वो आप एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। आउटपुट्स हमारे पास क्या आएंगे, 2 मेजर आर्टिफैक्ट्स आएंगे, एक इंटरेक्शन डायग्राम्स और दूसरा क्लास डायग्राम। What's being created in the modeling day, for example, specify for object design UML interaction, class and package diagrams for the difficult parts of the design that we wish to explore before coding। तो अगर कोई complicated ऑपरेशन कॉन्टेक्स्ट है तो उनका आप ऑब्जेक्ट डिज़ाइन बनाते हैं प्रॉपर। लाजमी नहीं है कि हर एक आप बनाएं, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आपको जो अपने यूज़ केस असाइन है आपने हर एक करना है, बेशक वो कितने ही सिंपल क्यों ना हो। अच्छा, यूआई स्केचेस एंड प्रोटोटाइप आपके पास आ जाते हैं। अब ये वाले जो प्रोटोटाइप्स हैं ये आपको मैंने आपके फुली एड्रेस यूज़ केस के अंदर बताया था कि आपका 14 सेक्शन होगा वहाँ पे, और वहाँ पे आपका जो रिलेवेंट स्क्रीनशॉट्स होंगे आपने ऐड करने हैं। तो अगर किसी ने किए हैं तो उनको काफ़ी हद तक अपने यूज़ केसेस क्लियर हो चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो वो आप यहाँ पे अभी भी आप कर सकते हो। अच्छा, डेटाबेस मॉडल्स भी आपके पास आएंगे। आपका जो परसिस्टेंट जो सेक्शन है आपके सॉफ्टवेयर का, यानी कि जो परमानेंटली स्टोर करने वाले एंटिटीज़ है और उनके जो स्टेट्स है उनको आपने स्टोर करना है, तो ज़ाहिर है आपका ईआर डायग्राम या आपका जो इन फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कौन से जनरेट करने हैं। यस सर, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? हाँ की हुई है सर, शो नहीं हो रही। आप बाकियों को शो हो रही है, ये देखे शेयर्ड है मेरी, सर ठीक है हो रही है स्क्रीन शो। शेयर। आपका या तो नेट स्लो है या फॉर सम रीज़न आपको कोई मसला होगा। अच्छा,
तो ये आपके पास आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स क्या है, ये इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होगा और उनके प्रोटोटाइप्स क्या होंगे, ठीक है। रिसीट जनरेट करने हैं या आपने कोई रिटर्न पॉलिसीज़ के कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होंगे जो मेरे बिज़नेस के अंदर यूज़ हो रहे होंगे, राइट। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कौन से क्रिएट होंगे, तो वो सारे आपके रिपोर्ट्स होते हैं, उनके स्केचेस आप बना लेते हो। तो आपके आउटपुट क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट डिज़ाइन के बाद आपके पास इंटरेक्शन डायग्राम, क्लास डायग्राम, पैकेज डायग्राम आ गया। इसके अलावा यूज़र इंटरफेसेस के वो आ गया, फ्रंट एंड आ गया, और इसके बाद आपका ईयर डायग्राम या वो बन गया, और एंड पे जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करने वो रिपोर्ट्स वगैरह आपने बना लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन डिज़ाइन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा वो है। या पॉपुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स एंड आल्सो लार्ज स्केल कंपोनेंट इज इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स एंड कोलैबोरेशंस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेथड है, रोल जो है वो जो एक्टर्स होते हैं उनके आपने रोल देखे हुए यूज़ केस डायग्राम के अंदर, राइट। तो वो रोल्स थे। एंड कोलैबोरेशन, फिर कौन से एक्टर्स या कौन से दूसरे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे कोलैबोरेट करते हैं, तो वो मैंने आपको पहले लैब में बताया था कि 6 किस्म के जो रिलेशनशिप है वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये अभी भी रिसेंटली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिए। दिस इज़ पार्ट ऑफ द larger approach called responsibility driven design for or RDD. Responsibilities is a contact or obligation for a classifier. Classifier का मतलब है इंटरफेस या क्लास डायग्राम के अंदर, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स। एक डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक नोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डूइंग मीन उसका अपना मेथड है उसके अंदर और अपना बिहेवियर जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। तो क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो उसकी डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, और क्लास जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है गेटर्स वगैरह के थ्रू, राइट, तो वो नोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कहाँ से क्या डेटा लेके आना है, मेरे पास अपना अवेलेबल है या किसी दूसरे क्लास से लेके आना है, मेरे उसके ऊपर डिपेंडेंसी का जो रिलेशन कहाँ कहाँ पे है, राइट। तो वाई डिपेंडेंसी, पब्लिक वेरिएबल्स या जो गेटर्स जो होते हैं उनके थ्रू आप कहाँ से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आप इवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब जो लेटेस्ट वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इनमें डिलीगेट का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप मेथड्स को भी एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मैं कौन सा काम हो और वो किस बंदे से करा दूँ, तो आप उस बंदे को कहते हो कि यार ये वाला बिहेवियर तुम परफॉर्म कर दो। पहले हम क्या करते थे, हम सिर्फ पैरामीटर पास करते थे, वैल्यूज़, राइट। अब ये कि लेटेस्ट प्रोग्रामिंग में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिलीगेट करते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो चले थोड़ा सा उसमें फ़िलहाल आप लोगों का वो लेवल नहीं है। फ़िलहाल आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर ले कि 2 टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एक डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसमें क्या है कि डूइंग समथिंग इटसेल्फ सच एज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट आर डूइंग अ कैलकुलेशन, इनिशिएटिंग एक्शन इन अदर ऑब्जेक्ट्स या कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ इन अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। नोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो कौन सी होती है, नोइंग अबाउट प्राइवेट इनकैप्सुलेटेड डेटा। एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसके कौन से प्राइवेट डेटा है, कौन से प्राइवेट स्टेट है, वो वाला उसको वो ऑलरेडी पता होता है कि वो इनिशियलाइज है, अनइनिशियलाइज्ड है, वगैरह वगैरह। अच्छा, नोइंग अबाउट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, किन किन दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी है वो इसको पूरा पता होता है। और नोइंग अबाउट थिंग्स इट कैन डिराइव और कैलकुलेट, और ये ख़ुद चीज़ों से यानी कि जो इसका नोइंग नॉलेज है तो ये ख़ुद कोई चीज़ उसमें से डिराइव कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर कॉन्टेक्स्ट जो है उसका इसको पता होता है और उसके बेस पे ये नई नई चीज़ें ख़ुद डिटरमाइन कर सकता है कि मैंने कैलकुलेट कर लूँ या नई चीज़ें उससे डिटरमाइन। मिसाल के तौर पर इंटरनेट अवेलेबिलिटी, डेटाबेस अब या वो है कि नहीं है, सेशन मैंने वेब के कॉन्टेक्स्ट में सेशन कैसे मेंटेन करना है, राइट। तो ये चीज़ें वो खुद डिराइव करता है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर असाइन टू क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट डिज़ाइन। तो ये एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करेंगे, बाद में आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं वो प्री रिक्विजिट नॉलेज प्रिंसिपल्स का जो आपने लर्न करना है। मैं आपको यहीं पे ये सारे एक्सप्लेन कर दूंगा और कोशिश करेंगे कि आज इसको हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लें। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट सॉफ्टवेयर पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स। तो पहला इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट है,
तो ये मैंने ऑलरेडी आपको कल के क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ था। और एग्जांपल मैंने आपको CGPA का बताया था कि क्लास हैज़ द इंफॉर्मेशन टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो जो नॉलेज चाहिए एक कंप्यूटेशन के लिए, यानी कि कंप्यूटेशन जिन पैरामीटर के ऊपर हो रहा होता है, वो पैरामीटर जिस क्लास के पास होना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के अंदर डाल दे, ताकि उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से पूछना ना पड़े। इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन का एक्सपर्ट कौन है, तो उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। और आई होप कि आपको कल की एग्जाम्पल से ये वाला पैटर्न, ये वाला प्रिंसिपल जो है वो समझ आ गया होगा। अच्छा, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है क्रिएटर का। ये जो न्यू का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ना, इसके लिए ये पूरा प्रिंसिपल है कि आप ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन जो करते हैं। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास 5 क्लासेस है, और पांचों क्लासेस में एक क्लास छठा है जिसका ऑब्जेक्ट उनके अंदर क्रिएट होता है, राइट। अब वो ऑब्जेक्ट पहले 5 जो ऑब्जेक्ट क्लासेस है, हर एक ने न्यू का कीवर्ड यूज़ किया है, और वो छठे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा होता है अपने अपने जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होगा कि अब ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन चेंज हो गई है। पहले आप जो उसका कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे थे, वो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा था, या उसके अंदर सपोज हम करते हैं कि 2 पैरामीटर ले रहा था, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनता था। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने प्राइवेट रखा हुआ था, यानी कि ये मैंडेटरी था कि जब ये 2 पैरामीटर आप कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे, फिर उस छठे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर वो इनिशियलाइज होगा। अदरवाइज अगर आप वो पास नहीं करते तो उसका ऑब्जेक्ट ना बनता। अच्छा, अब आपने 2 पैरामीटर की बजाय एक तीसरा पैरामीटर उसके कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दिया, तो अब आपको कंस्ट्रक्टर कितने जगहों पे मॉडिफाई करने पड़ेंगे? जो पहले 5 क्लासेस है, तो जहाँ जहाँ पे भी न्यू का कीवर्ड यूज़ हुआ है, एक क्लास के अंदर 1 या 2 बार यूज़ हुआ है, जितनी बार, तो जितने बार भी ये 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया हुआ था, उस हर जगह पे जाके आपको तीसरा पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये एक बड़ा ख़तरनाक हेडेक होता है। इससे एक अच्छा सोल्यूशन क्या हो है, क्रिएटर पैटर्न आपको क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन है ना, इनको किसी एक जगह के ऊपर लोकलाइज कर दिया करें, यानी कि हर जगह पे न्यू का कीवर्ड यूज़ ना करें, किसी एक क्लास के किसी एक लोकेशन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो अब ये जो 5 ऑब्जेक्ट या जो छठा ऑब्जेक्ट का ये वो बना रहे थे अपने स्कोप में, उनको इनिशियलाइज कर रहे थे छठे ऑब्जेक्ट को, तो बजाय इसके कि न्यू का कीवर्ड यूज़ करते, ये क्या करते, ये क्रिएटर का एक फैक्ट्री वाला कोई क्लास यूज़ कर लेते कि प्लाना प्लाना फैक्ट्री डॉट गेट इंस्टेंस ऑफ दिस 6 ऑब्जेक्ट। अब वो एक मेथड आपने बना दिया, राइट। अब उस मेथड का काम क्या है, उसने न्यू का कीवर्ड यूज़ करना है और आपको छठे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके रिटर्न करवाना है, राइट। तो अब ये जो पहले 5 ऑब्जेक्ट्स थे जो न्यू का कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, अब बजाय इसके न्यू का कीवर्ड वो यूज़ करे, वो क्या यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि फैक्ट्री डॉट गेट इंस्टेंस ऑफ 6 ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये मेथड जस्ट कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ से उसको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होके इसको मिल जाता है। तो अब ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जब चेंज आ गई है, 2 पैरामीटर की बजाय अब उसको 3 पैरामीटर चाहिए, तो आप इसको कहाँ पे चेंज करेंगे? गेट इंस्टेंस ऑफ 6 ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर ही आप चेंज करोगे, और हर जगह के ऊपर आपका कंस्ट्रक्टर जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है, वो हर 5 ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो आपको मॉडिफिकेशन सिर्फ एक जगह के ऊपर करनी पड़ेगी, और बाकी आपका सारे 5 जगहों के ऊपर ना लेटेस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट हो जाएगा। तो अब कौन सा अच्छा है, आप हर जगह पे न्यू का कीवर्ड यूज़ करें या किसी एक लोकलाइज जगह के ऊपर यूज़ करें? ये बेहतर है ना। इससे मेंटेनेबिलिटी कितने टाइम्स स्ट्रांग हो जाती है कि आपने जैसे ही तीसरा पैरामीटर ऐड कर दिया, तो आपने जाके गेट इंस्टेंस ऑफ 6 ऑब्जेक्ट वाले मेथड के अंदर उसको ऐड कर दिया, और हर जगह के ऊपर जो है ना वो प्रोपगेट हो गई है, वो चीज़ सेट हो गई है, राइट। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन जो है वो कंट्रोल रहते हैं। तो लिहाजा क्रिएटर पैटर्न को आपने फॉलो करना है। आपने अपने क्लास के अंदर जो दूसरे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसके वही पे क्रिएट नहीं करने, बल्कि आपने एक
आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत टाइम हो गया। तो चले शायद रिकॉर्ड हो गया होगा ये तो। मैंने ये माइक ऑफ था। अब आ रही है मेरी आवाज़? अब आवाज़ आ रही है? हेलो। यस सर आ रही है अभी। हाँ हाँ, तो आप लोग उन इतना देर के बाद मुझे बता रहे हो? ये जो मैंने मेरे ख्याल में किसी स्टूडेंट ने ना मेरा भी शायद माइक ऑफ कर दिया होगा, वो जो पहले कर रहे थे। तो चले मैं देखता हूँ कि इसको रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूँ। सर रिकॉर्ड नहीं हुआ